हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का, जो कि हमारा है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जाएंगे। ओके, तो यही कुछ टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, पोस्चर एक वो स्पेशल बॉडी पोजीशनिंग होती है। क्या होती है? एक वो स्पेशल बॉडी पोजीशनिंग होती है, चाहे वो डायनेमिक स्टेज हो चाहे वो स्टैटिक स्टेज हो। डायनेमिक मीन्स कि चलते हुए मूवमेंट वाली स्टेज होगी, स्टैटिक मीन्स रुके हुए होते हैं कहीं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुके हुए। डायनेमिक का मीन्स क्या होता है? चलते हुए। तो जो हमारा पोस्चर है वो एक स्पेशल बॉडी पोजीशनिंग होती है डायनेमिक और स्टैटिक स्टेज की, जिसमें हमारी मसल्स पे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस पड़ता है। क्या पड़ता है? मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, वो बॉडी पोजीशनिंग जिसमें हमारी मसल्स पे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस पड़े, चाहे वो स्टैटिक मूवमेंट हो चाहे वो हमारा डायनेमिक मूवमेंट हो। ठीक है, उस पोस्चर को हम क्या बोलते हैं? गुड पोस्चर और एक अच्छा पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पोस्चर में क्या होता है? इफ अ गुड पोस्चर इज देयर, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें मिनिमम से मिनिमम प्रेशर पड़ता है, वो आराम से रेस्ट करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, क्या होता है गुड पोस्चर? गुड पोस्चर होता है जहां पर हमारी बॉडी की मसल्स पे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस पड़े, इज अ गुड पोस्चर। ओके, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारी पोस्चर डिफॉर्मिटीज आती हैं। ठीक है, अगर हमारा अच्छा पोस्चर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी डिफॉर्मिटीज आएंगी। ठीक है, हमारी बॉडी में। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला जो डिफॉर्मिटी हमारा है वो नॉक नी है। ठीक है, नॉक नी से ही आप समझ सकते हो कि नॉक नी मतलब क्या होगा, कि हमारे नीज एक दूसरे में क्लैश हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमें इसमें तीन चीजें जाननी है कि पहले वो डिफॉर्मिटी है क्या, दूसरे उसके कॉजेस क्या है, और तीसरा उसका करेक्टिव मेजर क्या है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं नॉकनी। जो नॉकनी हमारा होता है, जैसे नॉर्मल पर्सन के लेग कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ठीक है, पर नॉकनी में क्या होता है? नॉकनी में वही लेग इनवर्ड आ जाते हैं, मींस अंदर डायरेक्शन में आ जाते हैं। लाइक अगर ये सीधे पैर नॉर्मल पर्सन के हैं, ये नॉर्मल पर्सन के हैं, अगर नॉकनी वाला बंदा होगा तो उसके पैर इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, मींस अंदर को आ गए ना। अब क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन पैर आ गए, पर जो उसकी नीज हैं वो एक दूसरे से क्लैश करती हैं। कब करती हैं? चाहे वो वॉकिंग करे चाहे वो रनिंग करे। लाइक आपने ट्यूबलाइट मूवी देखी होगी एग्जाम्पल पे, जो सलमान खान था उसको नॉक नी प्रॉब्लम थी, तभी वो आर्मी में नहीं जा पाया था, क्योंकि जब भी वो रनिंग करता था तो उसकी नी एक दूसरे से क्लैश करती थी। तो नॉकनी क्या प्रॉब्लम है? नॉकनी हमारी लेग्स की प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे लेग्स इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं और हमारी नीज एक दूसरे से क्लैश करती हैं। क्लियर हो गया नॉकनी क्या होता है? तो चलिए अब इसके कॉजेस जानते हैं। इसके कॉजेस होते हैं, बच्चे का बचपन से वेट ज्यादा है, पहला कॉज। ड्यूरिंग देयर लाइफ अगर उसका वेट ज्यादा है, मीन्स वो हेवी है या ओबिसिटी है, तब भी ये चीज हो सकती है। थर्ड चीज इसमें क्या हुआ, सबसे मेन चीज रिकेट्स। रिकेट्स एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें नॉकनी होता है। ओके, थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है इसमें विटामिन। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी है किसी की बॉडी में, उसको तब भी ये प्रॉब्लम होती है। और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, एक बताता हूं, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप नॉर्मल ओवरवेट लिख सकते हैं, ड्यूरिंग चाइल्डहुड ओवरवेट लिख सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके हम करेक्टिव मेजर्स पे आते हैं। करेक्टिव मेजर्स में क्या है? सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम पिलो एक्सरसाइज करते हैं इसको ठीक करने के लिए। क्या करते हैं? ये हमारे लेग्स है कि जो नीज है इनके बीच में हम पिलो रखते हैं और आराम से सो जाते हैं। वो एक पिलो एक्सरसाइज होती है जिससे ये ठीक हो सकता है। आउटसाइड वॉकिंग एक चीज होती है, हम बाहर अगर वॉक करेंगे तब भी ये चीज ठीक होती है। बाकी कुछ आसन है जिसकी वजह से ये ठीक होता है। हमारा कौन सा है? पद्म आसन है जिससे ये ठीक होता है, और एक वक्र आसन है जिसकी वजह से ये ठीक हो जाता है। ओके, तो आपको नॉकनी क्लियर हो गया होगी कि नॉकनी क्या होता है, इसके कॉजेस भी पता चल गए और इसके करेक्टिव मेजर्स भी पता लग गए। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड डिफॉर्मिटी पे, जो कि हमारा क्या है? जो है हमारा फ्लैट फुट। ओके, क्या है हमारा? फ्लैट फुट। अगर हम आप फ्लैट फुट की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा फुट जो होता है वो फ्लैट है। आप सबको पता है
कि जब हमारा ये फुट होता है, जैसे ये फुट है, ठीक है, ये फ्लैट है ना, अगर ये ऐसा तो होता है हमारा फुट, यहाँ पर कर्व होता है ना, हमारा जो फुट होता है वो ऐसा होता है, ये कर्व होता है, नॉर्मल पर्सन का ऐसे ही तो होता है। बट जब ये कर्व कोलैप्स हो जाए, मीन्स ये कर्व हट जाए, लाइक आपका पैर ऐसा हो जाए, ठीक है, कर्व नहीं है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम फ्लैट फुट बोलते हैं। मीन्स कोलैप्शन ऑफ द कर्व इन द लेग इज नोन एज फ्लैट फुट। ओके, अब आते हैं इसके कॉजेस पे, ये होता क्यों है। सबसे मेन और बड़ा कॉज इसका यही है, इम्प्रॉपर शूज। अगर बच्चे ने बचपन से या इम्प्रॉपर शूज पहने हैं, इम्प्रॉपर स्लीपर्स पहनी हुई हैं, तो ये चीज हो जाती है। ओके, अब बात आते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स की। तो करेक्टिव मेजर्स में क्या आता है, आसन आते हैं, ताड़ासन आ गया, और वॉकिंग ऑन द सैंड। अगर हम सैंड पे वॉक करते हैं तब भी ये चीज ठीक हो जाती है, और ताड़ासन करते हैं तब भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, और तीसरी चीज क्या है, अप्लाई प्रेशर। अब प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपके पास बॉटल है, या आपके पास एक बॉल है या बॉटल है, आपने अपने पैर को के बीच में उसको रखा, जो कर्व है फ्लैट है, अब आप इसको ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, बॉल को नीचे रख के उसके ऊपर पैर को रोल करेंगे, दिस इज कॉल्ड द अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो गया, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या हम रेत पे वॉक कर सकते हैं, या हम ताड़ आसन कर सकते हैं। ओके, तो यही कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं फ्लैट फुट पे। चलिए अपने थर्ड वाली डिफॉर्मिटी पे आते हैं, जो हमारा क्या है, बो लेग है। अब बात करते हैं यार, नॉक नी में क्या था, नॉक नी में जो हमारे पैर थे वो इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहे थे ना। अब जो बो लेग है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पैर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। नॉर्मल पैर ये है, अब ये पैर हमारे आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बो लेग कंडीशन, जिसमें हमारे पैर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, तो चलिए अब इसके कॉजेस जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी पहला कॉज हो गया। दूसरा क्या कॉज हो गया, इम्प्रॉपर शूज। हम बोल सकते हैं कि उसने जो भी शूज पहना था वो इम्प्रॉपर था, फुटवेयर उसका अच्छा नहीं था। और तीसरी चीज क्या है इसकी, तीसरी चीज ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसका वजन ज्यादा है और उसके साथ साथ अपने इतने ज्यादा वजन के साथ वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी नीचे से बहुत प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी हमें ये बोलेग कंडीशन आ जाती है, बोलेग डिफॉर्मिटी आ जाती है। ओके, क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी या फिर कैल्शियम डिफिशियंसी आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर बोलेग हो गया। ठीक है, आपको बोलेग के कॉजेस भी बता दिए। अब आते हैं हम किस पे, करेक्टिव मेजर्स पे। करेक्टिव मेजर्स की बात करें हम, वॉकिंग विथ इनवर्ट टोज। ठीक है, हम क्या करेंगे, वॉक करेंगे इनवर्ट टोज के साथ। और दूसरा हमारा आसन क्या है, दूसरा हमारा गरुड़ आसन करें तब ठीक होगा, अद्र चक्र आसन करेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, और स्पेशल शूज पहने हम उसके लिए, ठीक है, तब भी ये हमारा जो डिफॉर्मिटी है वो ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं बोलेग में ही। बोलेग में जो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे कहां पड़ता है लेग में, वो हमारे लेटरल एजेस ऑफ फीट, मींस ये वाला एरिया जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है बोलेग कंडीशन में हमारे। ठीक है, तो चलिए आपको मैंने बोलेग के कॉजेस भी बता दिए, करेक्टिव मेजर्स भी बता दिए। ठीक है, अब बात आती है थर्ड डिफॉर्मिटी की, जो हमारी क्या है, जो हमारी काइफोसिस है। ठीक है, काइफोसिस एक हमारी वो डिफॉर्मिटी है या प्रॉब्लम है जिसमें हमारी क्रेविकल स्पाइन आगे को बेंड हो जाती है, या जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो आगे को चला जाता है। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि अगर ये हमारी नॉर्मल स्पाइन है, किसी की स्ट्रेट है नॉर्मल स्पाइन, ठीक है, अब जो क्रेविकल स्पाइन होगी वो कैसी होगी, वो पर्सन की ऐसी हो जाएगी। मींस ये जो क्रेविकल पार्ट है हमारा स्पाइन का, ये आगे को बेंड हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी नेक आगे चली जाती है, हमारी बॉडी भी आगे को चली जाती है, और जो हमारे ये वाला एरिया है, ठीक है, यहां पर हम्प बन जाता है, लाइक दैट। आपने देखा होगा बहुत लोग को जिनके बैक पे हम्प होता है, ठीक है, ऐसे करके रहते हैं ना, और यहां पर हम्प होता है, तो ये हम्प बन जाता है हमारी बॉडी पे जब भी हमें काइफोसिस डिफॉर्मिटी होती है। ओके, क्लियर हो गया इसमें। अब बात करते हैं काइफोसिस में हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। काइफोसिस में हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ता है, हमारे टोज पे पड़ता है। कहां पड़ता है, हमारे टोज पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है इसमें। ओके, तो क्लियर हो गया काइफोसिस क्या होती है।
अब बात करते हैं इसके कॉजेस की। सबसे पहला कॉज है बैड पॉस्चर। अगर आपका पॉस्चर ही बेकार होगा तो आपको काइफोसिस हो जाएगा। दूसरा कॉज है कि इम्प्रॉपर डाइट। अगर आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है। और तीसरा है कोई भी इंजरी। अगर आपको कोई भी नेक में इंजरी हो गई है, क्रेविकल स्पाइन में इंजरी हो गई, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, क्लियर? कॉजेस भी आपको पता लग गए। अब बात करते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स की। तो चक्रासन और धनुरासन, ये दो आसन है जिसकी हेल्प से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा हमारा भुजंग आसन हो गया, और चौथा मैं बोलूं तो रिवर्स चिन अप अगर हम करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें एक चीज और बोलो, ऑल द एक्सरसाइज जो हमें बैकवर्ड बेंड करती है, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग की जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे उन सारी एक्सरसाइज करेक्टिव मेजर्स में आती हैं काइफोसिस के। ओके, क्लियर? क्योंकि हमारी बॉडी आगे को बेंड होती है और हमारा फोर्स भी आगे को लगता है उस समय, तो उस चीज को ठीक करने के लिए हमें बैकवर्ड बेंड करना पड़ेगा। तो ऑल दोज एक्सरसाइज, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज और आसन आर कमिंग करेक्टिव मेजर्स। क्लियर हो गया ना काइफोसिस? अब बात करते हैं हम राउंड शोल्डर्स की, जो हमारा फोर्थ डिफॉर्मिटी है। राउंड शोल्डर्स एक वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारे शोल्डर्स होते हैं ये राउंड हो जाते हैं, समटाइम्स ये आगे को बेंड हो जाते हैं, और जो हमारी चिन होती है और हमारा हेड होता है ना, ये आगे को हो जाता है, मींस मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे को हमारा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, राउंड शोल्डर्स एक वो डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारे शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं, समटाइम वो आगे को चले जाते हैं, और जो हमारी चिन और हेड होता है वो भी आगे को हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द राउंड शोल्डर्स। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, ये होता क्यों है। सबसे पहली बात, ड्यू टू द कैरिंग ऑफ हैवी बैग। ठीक है, अगर भारी बैग उठा के बच्चा स्कूल जाता है या वहां से आता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मींस हैवी लोड अगर बैक पे उठाएंगे तो आपको राउंड शोल्डर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सेकंड हमारा क्या कॉज है, सेकंड हमारा है टाइट फिटिंग क्लोथ्स। अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में टाइट और फिटेड क्लोथ पहनते हैं तब भी हमें राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। ओके, अब बात करते हैं राउंड शोल्डर के करेक्टिव मेजर्स की। तो करेक्टिव मेजर्स तो सेम जो हमारे काइफोसिस के करेक्टिव मेजर्स थे वही हमारे राउंड शोल्डर के करेक्टिव मेजर्स रहेंगे। ओके, क्लियर? अब आते हैं हम अपने फिफ्थ डिफॉर्मिटी पे, जो हमारी क्या है, लोडोलिसिस। लोडोलिसिस हमारी लुम्बर स्पाइन की प्रॉब्लम है। कौन सी स्पाइन की? लुम्बर स्पाइन की प्रॉब्लम है, जिसमें जो हमारी लुम्बर स्पाइन है वो अपनी जगह से फॉरवर्ड मूव हो जाती है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो लुम्बर स्पाइन है वो बेंड हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लोडोलिसिस बोलते हैं। लाइक दैट, लुम्बर स्पाइन होती कहां पर है, पहली बात तो ये जानते हैं, ये हमारी जो बैकबोन है लुम्बर स्पाइन इस एरिया में होती है, हिप्स रीजन के एरिया में। ठीक है, तो जो हमारी लुम्बर स्पाइन है उसका अगर कर्वेचर देखें तो नॉर्मल कर्वेचर हमारा होता है ऐसे करके होता है। ठीक है, सिंपल, ये हल्का सा बेंड होता है। बट अगर किसी को लोडोलिसिस की प्रॉब्लम है तो उसका जो कर्वेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो कहां बेंड हुई है, वो फॉरवर्ड बेंड हो गई है। तो लोडोलिसिस वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो लुम्बर स्पाइन है अपनी जगह से आगे को, मींस फॉरवर्ड को बेंड हो जाती है। क्लियर हो गया क्या होती है? चलिए अब इसके कॉजेस पे आते हैं। इसके कॉजेस सबसे पहला है ओबेसिटी। अगर ओवरवेट हो कोई बंदा या ओबेस हो तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसका क्या आता है, दूसरा आता है एब्डोमिनल वीकनेस। अगर उसका एब्डोमेन वीक है तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा आता है बैड लाइफस्टाइल, या आप बोल सकते हैं स्टैटिक लाइफस्टाइल। स्टैटिक मींस अगर रुका हुआ है कहीं पर, बैठा है तो बैठा रहता है, वर्क नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है, तब भी ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। ओके, क्लियर हो गया? आपको तीन कॉजेस बता दिए ना। अब बात करते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स की। तो लोडोलिसिस के करेक्टिव मेजर्स की सबसे पहली बात क्या है, पहला ये है कि ऑल दोज एक्सरसाइज, वो सारी एक्सरसाइज और आसन जिसमें हमारी बॉडी आगे को बेंड होती है। कहां होती है, आगे को। अगर हमारी बॉडी बेंड होती है किसी भी एक्सरसाइज या आसन के जरिए, तो वो सारे आसन है, वो सारे एक्सरसाइज हमारे करेक्टिव मेजर्स में आते हैं। ओके, क्लियर? लोडोलिसिस का आपके कॉजेस मैंने एक बता दिया। दूसरा है हमारा हल आसन। अगर हम हल आसन करेंगे तो भी ये हो सकता है। और फॉरवर्ड बेंडिंग, एक फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज होती है कि हम आगे को बेंड करते हैं, अगर हम वो भी करते हैं तब भी ये चीज ठीक हो सकती है। ओके, क्लियर? अब इसके बाद आते हैं अपने सिक्स्थ डिफॉर्मिटी पे, जो क्या है, स्कॉलोसिस।
ठीक है। ये हमारी जो डिफॉर्मिटी है, ये हमारी कौन सी बोन की डिफॉर्मिटी है? ये हमारी स्पाइन की डिफॉर्मिटी। किसकी? स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल सीधी होती है, हम सबको पता है, होती है ना। बट इस वाली कंडीशन में जिसको ये प्रॉब्लम होती है, उसकी जो स्पाइन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। लाइक ये नॉर्मल बंदे की हो गई, ये डिफॉर्मिटी वाले बंदे की हो गई। तो इसमें क्या हुआ, जो इसकी स्पाइन है वो साइडवर्ड मूव कर जाती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट करे चाहे वो राइट करे। अब इसका रीजन हम कॉजेस को जानते हैं। आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई ना क्या होता है इसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किसी भी साइड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं इसके कॉजेस की। सबसे बड़ा और मेन कॉज इसका है लेग लेंथ। अगर किसी पर्सन का एक लेग छोटा है और एक लेग बड़ा है तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, या फिर उसके एक लेग पे बहुत ज्यादा वेट रहता है, इसकी वजह से उसका जो स्पाइन का कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया कॉज सबसे पहला। दूसरा है कैरिंग हैवी वेट। अगर कोई भी पर्सन किसी भी एक शोल्डर पे कंटिन्यूअसली हैवी वेट उठाता है तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्लियर। आपको दो मैंने इसके कॉजेस बता दिए। अब बात करते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स की, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स में इसमें क्या आता है, ताड़ासन आता है। अगर हम उसको ताड़ासन कराते हैं तो वो अच्छा हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, क्योर कर सकता है। और सेकंड हमारा कौन सा है, त्रिकोणासन। अगर हम उसको त्रिकोणासन कराएंगे तब भी ये डिफॉर्मिटी जा सकती है, और अगर वो चिनअप करेगा तो भी ये डिफॉर्मिटी जा सकती है। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, क्या है, जो है हमारा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इससे पहले बता दूं, जो हमारा लोडोलिसिस प्रॉब्लम है या डिफॉर्मिटी है, इसको हम हॉलो बैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉलो बैक। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। वुमेन्स का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इंडिया में। ओके, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम सबको पता है एशियन टाइम में जो ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। जो ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे वो कहां हुए करते थे, एशियन ओलंपिक गेम्स ग्रीस में हुआ करते थे। कौन से गॉड थे उनके, गॉड ज्यूस जो थे उनके सम्मान में एशियन ओलंपिक गेम हुआ करते थे। बट उस समय वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बट आफ्टर सम टाइम जो गॉड ज्यूस की वाइफ थी, ठीक है, उनके ऑनर में भी कुछ गेम रखे गए जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। ओके, क्लियर। ज्यादा नहीं किया, थोड़े साल ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जब हमारे मॉडल ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए तो जो हमारा पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1896 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था वुमेन्स ने। मींस जो फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम हमारे हुए थे उसमें भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट आफ्टर दैट इन 1916 में एक यूनियन थी जिसने सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया। कहां किया था, लंदन में, फॉर वुमेन्स, ठीक है। सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन्स के लिए कहां ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हुआ था 1916 में लंदन में। ओके, क्लियर। इसके बाद में क्या हुआ था, जो हमारा आईओसी था, आईओसी क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वुमेन्स को भी ओलंपिक्स में खिलाने के लिए, क्योंकि उनको इंकरेज करना था, या उनको इंकरेज करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है। उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए, और तब से अब तक वुमेन्स पार्टिसिपेट करती आ रही हैं ओलंपिक्स में और वेरियस स्पोर्ट्स में। हमारी जो सोसाइटी थी उन्हें भी ये चीज एक्सेप्ट की कि वुमेन्स कैपेबल हैं हमारे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने की। तो तब से अब तक वुमेन्स पार्टिसिपेट करती आ रही हैं स्पोर्ट्स इवेंट में। तो यही कुछ पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आता है तो आपको नॉर्मल एक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में वो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की वेरियस ग्रोथ स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, या फिर मोटर डेवलपमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर। यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इसी के साथ आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।